नमस्कार साथियों। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस टेररिस्ट आउटफिट की जो कारण है हजारों लोगों के मौत का, जो कारण है हजारों शहरों के बर्बादी का, जो कारण है हजारों परिवारों के उजड़ने का। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईएसआईएस की। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आईएसआईएल, द इस्लामिक स्टेट, दैश, जमात अल तवाहिद वल जिहाद। ये अलग अलग नाम है इसके। ये जो टेररिस्ट आउटफिट है, इसके लोग अपने आप को सुन्नी मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लाम का कोई भी किताब जो ऐतिहासिक रूप में है, उसने कभी भी वायलेंस की बात नहीं करी है। लेकिन इन लोगों ने सुन्नी इस्लाम के तहत ही एक रैडिकल आउटफिट और रैडिकल विचारधारा को प्रमोट करते हुए यहां पर वायलेंस और टेररिज्म के मार्ग को अपना के एक इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखा है। ये क्रिएट करना चाहते हैं एक इस्लामिक स्टेट जिसका एक राजा रहेगा, खलीफा, और वो खलीफा जो भी यहां पर डिसीजंस दे रहा होगा, जो भी रिलीजियस कोड एंड कंडक्ट रहेंगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और जो भी यहां पर इस पर्टिकुलर रूल्स और रिलीजियस कोड्स को फॉलो नहीं करेगा, उसको ये देंगे सजा जो होती है मौत। अब ये इसके अंदर ये जो कोड्स है ना, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बोलते हैं, इनका आइडियोलॉजी ऐसा है कि जो भी नॉन मुस्लिम्स है या जो भी मुस्लिम्स है जो इनके आइडियोलॉजी को मैच नहीं करेगा, उनको ये लोग सीधा रास्ते से हटा देंगे। अब इतना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना बड़ा बन जाता है कि ये पेरिस जैसे बड़े-बड़े हमले करवाता है, कश्मीर जैसे एरियाज के अंदर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके अंदर भी ये अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है और ना जाने कहां-कहां इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इतना पावरफुल बना कैसे? सवाल ये है, तो वहां पर हमें जाना पड़ेगा इसके इतिहास में, और इसका इतिहास की शुरुआत होती है नियरली इन द ईयर ऑफ 1979। ये समय वही दौर था जब यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत रशिया के नाम से भी जानते हैं, उसने सोचा था कि अब वो अफगानिस्तान के अंदर भी अपना कम्युनिज्म का पर्चा लहराएगा। एंड वो जमाना था जब यूएसए और रशिया एक दूसरे के खिलाफ थे। अगर सोवियत रशिया अफगानिस्तान में कम्युनिज्म का परचम लहराना चाह रहा है, तो क्या यूएसए यहां पर देखेगा क्या? नहीं, वो शांत नहीं बैठेगा। सोवियत 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में रहा, एंड इस बीच यहां पर यूएसए और सीआईए ने क्या किया? लोकल अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, फंडिंग किया, ट्रेनिंग किया, ताकि वो लोग लड़ सके इन सोवियत रशिया के लोगों के साथ। और यही 10 साल में सोवियत रशिया को बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, एंड फाइनली 1989 में वो लोग वापस चले जाते हैं। और जब वो वापस जाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर कोई भी पावरफुल गवर्नमेंट नहीं रहती है, जिसके कारण यहां पर बहुत लोकल मिलिशियाज जो है ना, वो पावर में आ जाते हैं। जैसे ही सोवियत वाले वापस जाते हैं, इसके कुछ ही सालों में यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आने वाला होता है एक व्यक्ति, दैट इज द अबू जरकावी। ये व्यक्ति वहां पर जैसे ही आता है, ये कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल व्यक्ति होता है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है कि एक पेटी थग था, ये कुछ और काम करता था, बहुत लोकल पर्सनालिटी था, इसके कुछ बड़े विचारधारा नहीं थे। लेकिन वहां पर आने के बाद जब इसका एसोसिएशन कुछ फंडामेंटलिस्ट इस्लाम वाले लोगों के साथ होता है, जो रैडिकल होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होके इस व्यक्ति का माइंडसेट बदल गया, एंड उसने वहां से शुरू किया अपना खुद का एक ब्रांड बनाने का। लोग जहां पर इसको फॉलो करें, इसने अपने कलीग्स को, मतलब अपने फैन फॉलोइंग को बड़ा करते चले गया अफगानिस्तान के अंदर। अभी तक ये ओसामा से नहीं मिला था। ओसामा वही व्यक्ति है जिसने सोवियत रशिया के खिलाफ यहां पर उस युद्ध में लड़ने का काम किया था। तो यहां पर ओसामा वाज द फाउंडर और नियरली द फाउंडर ऑफ द अल-कायदा, मतलब अल-कायदा के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल प्ले था। तो यहां पर अभी तक जरकावी ओसामा से मिला नहीं था। 1999 में ये लोग सबसे पहली बार मिलते हैं, और तब तक जरकावी का नाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। एंड जब ये दोनों मिलते हैं, उस टाइम पर इन दोनों का इतना ज्यादा नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर इन दोनों के विचारधारा बहुत ज्यादा अलग थे। जरकावी का यह विचारधारा था कि वो बहुत ज्यादा रैडिकल था। वो बोलता था कि सिर्फ सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी ही होना चाहिए, शिया होगा तो भी नहीं चलेगा। ये शियाओं को भी मारने की बात करता था, टेररिस्ट आउटफिट कैरी करने की बात करता था, लोगों को बेदर्दी वाला, मतलब एकदम दर्दनाक मौत देने की बात करता था। इतना रैडिकल बंदा था ये। लेकिन ये व्यक्ति इतना ज्यादा नहीं था। मतलब ये भी है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज क्लेम, बट कंपैरेटिवली अगर हम देखें दोनों में से रैडिकल ज्यादा कौन था, सो इट वाज जरकावी। इसके अलावा एक दूसरा डिफरेंस इन दोनों में था कि जो ओसामा बिन लादेन था ना, और जो इसके फॉलोअर्स थे, जो इसके कलीग्स थे, ये लोग एजुकेटेड क्लास में से आते थे। लेकिन जरकावी के लोग जो थे ना, वो लोग लोअर क्लास में से आते थे, ठीक है, जिनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था। तो ये एक अलग डिफरेंस था। 1999 में जब ये दोनों सबसे पहली बार मिले, उस टाइम पे जब इनका सेट ऑफ आइडियल्स मैच नहीं हो पाया, तो एंड अलकायदा उस टाइम पे अफगानिस्तान में एक बहुत मेजर पावर था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जरकावी वहां से निकल के वो कहां चले जाता है? वो चले जाता है इराक के अंदर, मतलब ईरान से होते हुए वो इराक के अंदर जाता है, एंड वहां पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन को हम यहां पर क्या बोलते हैं? जमात अल तवाहिद वल जिहाद। इसका मतलब है मोनोथिज्म एंड जिहाद। यहां पर आने के बाद जो इसके ओरिजिनल विचारधारा हैं, एट्रोसिटीज, टेररिस्ट आउटफिट्स वगैरह ये सब करने के, वो इराक के अंदर उसे करना शुरू कर देता है।
और इराक में उस टाइम पे क्या मतलब रिलीजियस आउटफिट क्या है, मेजॉरिटी शिया है, सुन्नी माइनॉरिटी में है। तो यहां पर वो ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के बाद वो ये सारे एट्रोसिटीज, टेररिस्ट आउटफिट, ये सब चीजें करने लगता है। लेकिन यहां पर उसको इतना ज्यादा नाम नहीं मिल पाता है क्योंकि यहां पर भी इंफ्लुएंस होता है अलकायदा का। लेकिन कौन जानता था कि यही छोटा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई इंफ्लुएंस नहीं था उस टाइम पे, वही आगे जाके इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट आउटफिट बन सकता है, एंड दैट वाज द आईएसआईएस। सो यहां पर अब क्या होता है ना, उस अभी ये चल रहा है 1999 के बाद, जब ये इधर आता है 2000, देन 2001, 2002, इसके एक्टिविटीज यहां पर चल रहे हैं, अलकायदा भी साइमल्टेनियसली करते आ रहा है यहां पर। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है ना कि यूएसए यहां पर इराक के अंदर सद्दाम हुसैन का गवर्नमेंट होता है। सद्दाम हुसैन एक सुन्नी व्यक्ति था जिसने शिया मेजॉरिटी वाले कंट्री में इराक के अंदर उसने सुन्नी गवर्नमेंट फॉर्म करा था। यूएसए आता है, सद्दाम हुसैन के गवर्नमेंट को टॉपल कर देता है, हटा देता है, एंड वहां पर एक शिया, क्योंकि इराक एक शिया डोमिनेटेड कंट्री था, तो शिया गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करता है। अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि जब ये सब चीजें हो रही थी इराक के अंदर, तो बगल में है सीरिया। सीरिया में उस टाइम पे बशर अल असद, ही वाज द मेन पर्सन। वो नहीं चाहता है कि यहां पर शिया पावर में आए, सो दैट इज वाई वो क्या करता है ना, वो कुछ फाइटर्स को यहां पर भेजता है। वही फाइटर्स में एक व्यक्ति था दिस जरकावी, एंड यहां पर उसको फंडिंग वगैरह ये सब मिलता है। तो जैसे ही वो यहां पे आता है, ये लोग लड़ना शुरू करते हैं, और जैसे ही जरकावी को प्रमोशन मिलता है और जरकावी यहां पर इराक के अंदर मेन लड़ने के लिए आता है, तो इराक के अंदर उसको खुले हाथों से स्वागत किया जाता है। और वो खुले हाथों से स्वागत कौन करता है? ये सुन्नी लोग उसका स्वागत करते हैं। कौन सुन्नी लोग? जो सद्दाम के गवर्नमेंट में थे, उसको जब यूएसए ने हटा दिया तो जाहिर सी बात है उनको डर तो लगेगा ना, क्योंकि इराक क्या है, शिया डोमिनेटेड कंट्री है। तो उनको लग रहा था कि यार अब तो सद्दाम पावर में नहीं है, शिया डोमिनेटेड कंट्री है, हमको तो कभी भी कोई भी मार सकता है, तो इसीलिए हमको कोई ना कोई तो प्रोटेक्टर चाहिए ना। तो उस टाइम पे जब जरकावी इनका मसीहा बन के आता है, सो ये लोग उनका खुले हाथ से स्वागत करते हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर जो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जरकावी को जो सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इसको मिल जाता है। एंड जैसे ही वो यहां पर आता है, वो अपने एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है, शिया लोगों को मारने का शुरुआत करता है यहां पर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसे समझ आ जाता है कि अपने एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, और वो सब ऐसे नहीं मिलेगा। तो वो उस टाइम पे समझ जाता है कि अल कायदा का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल कायदा एक बहुत मेजर टेररिस्ट आउटफिट था, इंसर्जेंट आउटफिट था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अल कायदा से बात करता है, एंड एज अल कायदा का ब्रांच वो लेने की कोशिश करता है। तब जाके ये अपना नाम बदल देता है इनटू अल कायदा ऑफ इराक। वो उससे बदल देता है इनटू अल कायदा ऑफ इराक, एंड अल कायदा ऑफ इराक होकर वो अपने एक्टिविटीज को कैरी आउट करने लगता है, शिया लोगों को मारता है, दैट इज उनके मॉस्क के ऊपर हमले करता है, अलग अलग बॉम्बिंग्स करवाता है, उनके रेसिडेंस एरियाज के अंदर बॉम्ब्स प्लेस करवाता है। तो ऐसे करके वो मारना शुरू करता है। जब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये इतना ज्यादा इसके एक्टिविटीज बढ़ जाते हैं ना, एंड उसी टाइम पे वो यूएसए के अंदर भी बम ब्लास्ट करवा रहा है, तो ये यूएसए के नजरिए में आ जाता है, एंड यूएसए कोई भी चीज को अब सहन नहीं करने वाली थी। तो यूएसए को पता चलता है इसके घर के ठिकाने के बारे में, एंड 2006 में क्या करते हैं, यूएसए इसके घर को बॉम्ब कर देते हैं, एंड इसकी मौत हो जाती है, जरकावी की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है, 2006 से लेकर 2010 तक ये पूरा अल कायदा ऑफ इराक जो है ना, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है, खत्म होने के कागार पे आता है। लेकिन उसी टाइम पे एक नया व्यक्ति यहां पर, अबू बकर अल बगदादी, ये व्यक्ति एक स्पिरिचुअल मतलब एक रिलीजियस स्कॉलर था, जिसे धर्म का ज्ञान था। ये धीरे धीरे करके ऊपर आता है, और 2010 में ये अल कायदा ऑफ इराक के बागदौड़ को अपने हाथ में ले लेता है, एंड बन जाता है नया लीडर ऑफ द अल कायदा ऑफ इराक। इसी पर्टिकुलर टाइम पे सीरिया में क्या चल रहा है, सीरिया में 2011 में एक अरब स्प्रिंग आता है। इस पर्टिकुलर घटना के वजह से जो वहां पर का लीडर था ना, दैट इज असद, बशर असद, उसको लोग चाहते थे कि भाई इसको निकालो कैसे भी करके राज से। सो बिकॉज ऑफ दैट लोग वहां पर हड़ताल, वायलेंस, ये सब करने की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाता है इन 2011 इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। सो यहां पर क्या हो रहा है कि सद्दाम जो ये व्यक्ति था बगदादी, इसको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था सीरिया के अंदर भी। अभी तक ये अल कायदा ऑफ इराक ही है, आईएसआईएस नहीं बना है, 2011 तक की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सीरिया के अंदर इसने अपने लोगों को भेजना मतलब ये इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, तो इसने अपने क्लोज एड जौलानी को यहां पर भेजा। एंड जौलानी जैसे ही सीरिया में जाता है, वो अल कायदा ऑफ इराक का एक ब्रांच की शुरुआत करता है, दैट इज गोइंग टू बी द जबालत उल नुसरा। और ये ब्रांच बहुत ज्यादा सक्सेसिव रहती है अपने सारे एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के अंदर, जहां पर वो बसद अल असर के रजीम को हटाने की बहुत प्रयास करती है। धीरे धीरे करके ये बहुत सारे लोगों का इसको समर्थन मिल जाता है, जौलानी को एंड जबालत अल नुसरा को, ठीक है। एंड यहां पर धीरे धीरे करके उसका पावर बढ़ते रहता है। अब यहां तक अभी तक ये आईएसआईएस नहीं बना है, ये मैं 2012 की बात कर रहा हूं, 2012 की बात कर रहा हूं। अभी तक आईएसआईएस नहीं बना है। आईएसआईएस बनने के लिए इनको हम ऐसे ही द मोस्ट एक्सपेंसिव या द मोस्ट रिच टेररिस्ट आउटफिट नहीं बोलते हैं। आईएसआईएस
को बनने के लिए, AQI से ISIS बनने के लिए पैसा चाहिए ना। अब वो पैसा ही इनका मेन कारण होता है टू बिकमिंग द ISIS। अब ये पैसा इनको मिलता कहां से? बाय द टाइम ऑफ 2012 यहां पर बहुत सारे जो लोकल लोग थे ना, जो नहीं चाहते थे कि बशर अल असद यहां पर पावर में रहे, ये लोकल वेल्दी लोग क्या करते हैं, फंडिंग करते रहते हैं जौलानी को एंड जबालत अल नुसरा को। जब वो फंडिंग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बन जाते हैं इस टेररिस्ट आउटफिट के एंजल इन्वेस्टर्स। अब जैसे ही पैसा मिलता है तो ये पैसे से ये जबालत अल नुसरा और जौलानी क्या करते हैं, हथियार खरीदते हैं और लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे करके ये बहुत ज्यादा पावर में आ जाते हैं। उसी सेम टाइम पर, क्योंकि इनके पास अब पैसा आ रहा था और बगदादी को अपना इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ाना था, तो उसी टाइम पर बगदादी एक और स्टेटमेंट देता है अपने पावर को और बड़ा करने के लिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके आर्मी के अंदर शामिल हो जाए। बगदादी यहां पर यह बोलता है अपने सोल्जर्स को कि हमें जो भी हमारे लोग अरेस्ट हुए हैं ना, जो जेलों के अंदर बंद है, हमें उन सारे लोगों को रिहा करना पड़ेगा ताकि हमें हमारा पावर बढ़ा सके, ताकि हमारे सोल्जर्स का स्ट्रेंथ बढ़ सके, सोल्जर्स का नंबर बढ़ सके। तो यहां पर जेलों को तोड़ा गया और लगभग 1000 ऐसे कट्टर लोगों को छुड़वाया गया, जो कहीं ना कहीं ISIS के बढ़ने में इनका बहुत मेजर रोल प्ले रहा। तो दोनों चीजें, फाइनेंस एंड मैन पावर, यहां पर 2012 और 13 में ये चीजों को पूरा किया गया। अब जैसे ही यहां पर ये चीज पूरी होती है, फाइनेंस एंड मैन पावर, उसी टाइम पे एक जो बगदादी है उसको एक न्यूज मिलती है, मतलब एक खबर मिलती है कि शायद जो जौलानी जो यहां पर सीरिया के अंदर है, क्योंकि उसके पास पैसा और लोग आ चुके हैं, शायद वो अब एक नया अलकायदा ऑफ इराक को तोड़ के वो एक नया ब्रांच खोलने की कोशिश करेगा सीरिया के अंदर, और जो चीज ये होने नहीं दे सकता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बगदादी ने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया कि अलकायदा ऑफ इराक को उसका नाम बदल के कर दिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तब जाके बनता है ISIS। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे ही ISIS बनता है, तब जाके ये बहुत बड़े बड़े शहरों के ऊपर हमला करता है। एंड इन द ईयर ऑफ 2014 ये इराक के सेकंड लार्जेस्ट शहर मोसुल को कब्जे में ले लेता है। एंड तब से अब तक वो बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट्स वो कैरी आउट करते चले आए। सो यहां तक ये था ISIS के बनने का सफर साथियों। इसके बाद जो एक्टिविटीज वगैरह कैरी आउट हुए या अभी तक वो चल रहे हैं ISIS की, ISIS डिक्लाइनिंग स्टेज पे, दैट इज अ पार्ट फॉर सम अनदर सेशन। बट यहां पर हमने ISIS के हिस्ट्री को कवर किया है कि कैसे वो बनता है। साथियों यहां पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का एस्पेक्ट नहीं है, बट इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, कि हम सीख सकें कि असल मायने में जो इतनी इंस्टेबिलिटी हुई है हमारे इस दुनिया में टेररिज्म की वजह से, उसका एक मेन पार्टी ISIS कैसे बना था। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। So with this, I take a leave from you guys. Thank you everybody for watching this session. Do like, share and subscribe.